हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं आप लोगों के लिए न्यू एनसीईआरटी बुक की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक। ये आपकी आगामी जो सीटेट का पेपर होने वाला है दिसंबर में, उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि आपके पेपर में, सीटेट के पेपर में हिस्ट्री का मेजर पोर्शन आता है, इसलिए मैंने सबसे पहले हिस्ट्री को ही ख़त्म करने का सोचा है। फिर इसके बाद मैं ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी वो भी करवाऊँगी। फ़िलहाल मैं हिस्ट्री शुरू कर रही हूँ। और एक बात कि ये वीडियो दो पार्ट में आएगा। ये इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही अपलोड करूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को लिए हैं जो आपके बुक में इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं। तो आपको पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देखिए, आपके सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। कल क्या हुआ था, बीते कल में क्या हुआ था, ये जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पिछले साल क्या हुआ था। यह जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो। इसका मतलब ये है कि पिछले साल क्या हुआ था, ये तो हम रेडियो से या फिर अखबार से नहीं पता कर सकते। इसके लिए तो हमें ऐसे व्यक्ति से बात करनी होगी जो उस समय में जिया हो, जिसे उस समय की सारी बातें याद हो, जो घटना उसके सामने घटित हुई हो। हमारा अगला पॉइंट है अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमारा अगला पॉइंट है हम आखेटक जिसको शिकारी कहा जाता है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ओके। हमारा अगला पॉइंट है कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कहने का मतलब है कि जब वो प्राचीन काल में जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर ही रहते थे। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अर्थात यहाँ जो रहने वाले आरंभिक लोग थे, प्रारंभ में जो यहाँ पे लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर, वो कुशल संग्राहक मतलब वो जमा करना, संग्रह करना, किस चीज़ों को बटोरना जानते थे। क्योंकि वो आसपास के जो जंगल थे उसमें विशाल संपदा जो प्राकृतिक संपदा थी उसके बारे में उनको जानकारी थी, तो वो उनका संग्रह किया करते थे। हमारा अगला पॉइंट है अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। मतलब प्रारंभिक लोग जो थे, जो खाने के लिए मूलतः जड़, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों पर ही निर्भर रहते थे, उसका संग्रह ये लोग इन्हीं जंगलों से नर्मदा नदी के तट पर किया करते थे। अगला पॉइंट है हमारा वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार होता है, शिकार भी करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे, उनको मारते थे और उनके चमड़े से अपना कवर करते थे या फिर उसको मार के अपना भोजन भी लेते थे जानवरों को मारकर। हमारा अगला पॉइंट है उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उत्तर पश्चिम वाला भाग जो है जहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं, उसमें कुछ ऐसे स्थान है जहाँ 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने मिलकर सबसे पहले कौन से फसल उपजाने शुरू किए थे? गेहूं और जौ की फसल उपजाने शुरू किए थे। हमारा अगला पॉइंट है उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, तो भेड़, बकरी, गाय और बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। हमारा अगला पॉइंट है ये लोग गाँवों में रहते थे। ये जो प्रारंभिक लोग थे वो कहाँ रहते थे? गाँवों में रहते थे। हमारा अगला पॉइंट है
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। उत्तरी पूर्वी भाग जो है जहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ हैं तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास पाया गया था। हमारा अगला पॉइंट है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान के उत्तर में स्थित थे। वे इस स्थान के उत्तर में स्थित थे जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। वो कहाँ स्थित थे? इसके उत्तर में स्थित थे। जो विंध्य पहाड़ियाँ और ये गारो की पहाड़ियाँ तो उसके उत्तर में स्थित थे। हमारा अगला पॉइंट है सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी वे नदी होती है जो एक मुख्य नदी जो बहती है उसके साथ वो बह के उसी में मिल जाती है। मुख्य नदी में जो मिल जाती है उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कहने का मतलब है कि 4700 वर्ष पूर्व जो ये नदियाँ थी सहायक नदी जो थी उसके किनारे पर ही आरंभिक नगर यानी कि आरंभिक जो नगर थे उसका विकास हुआ। हमारा अगला पॉइंट है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। जो गंगा है, गंगा की जो सहायक नदी है सोन के आसपास का जो क्षेत्र है जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था जो वर्तमान में बिहार में स्थित है। हमारा अगला पॉइंट है मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। जो प्राचीन काल में मगध राज्य था ना वो बहुत शक्तिशाली हुआ करता था क्योंकि यहाँ के जो राजा थे वो उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। क्योंकि यहाँ मगध के जो शासक थे वो बहुत शक्तिशाली हुआ करते और उन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापित किया था। हमारा अगला पॉइंट है लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कहने का मतलब है कि लोग जो यहाँ पे रहते थे उपमहाद्वीप में वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किया करते थे। या तो वो अपने भोजन की तलाश में जाते थे या फिर उन्हें नई नई चीज़ों की खोज करनी होती थी। इसकी तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। हमारा अगला पॉइंट है कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पहाड़ियों रेगिस्तान नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ये जो हम हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो पहाड़ियाँ रेगिस्तान नदियाँ समुद्र ये कहीं ना कहीं जो बाहर जो आते थे उपमहाद्वीप से जाते थे वो दूसरी जगह जाते थे उन्हें कहीं ना कहीं यात्रा करने में जोखिम यानी कि बाधा उत्पन्न करते थे। हमारा अगला पॉइंट है कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। मैंने पहले ही बताया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएंगे, या तो उन्हें काम की तलाश है या फिर प्राकृतिक आपदा जैसे हुआ भूकंप हुआ बाढ़ हुआ तो इन आपदाओं से बचने के लिए वो दूसरी जगह जाया करते थे। हमारा अगला पॉइंट है कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। अर्थात कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नए नए स्थानों को खोजने में रुचि थी इसलिए भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा किया करते थे। ओके, हमारा अगला पॉइंट है इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब जाहिर सी बात है लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो उन लोगों को एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, उनके विचारों को जानने का मौका मिलेगा। हमारा अगला पॉइंट है पहाड़ियाँ पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। पहाड़ियाँ पर्वत और समुद्र जो है जिसे हमने तो बनाया नहीं है, इसे तो प्रकृति ने बनाया है, तो इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ये जो हमारा उपमहाद्वीप था इसके बाहर से मतलब दूसरी जगह से भी लोग यहाँ पे आए और आके यहीं पे बस गए। हमारा अगला पॉइंट है लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया है। अब आप खुद ही सोचिए अगर हम यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह जाएंगे तो या फिर दूसरी जगह के लोग हमारे यहाँ आएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी सांस्कृतिक परंपरा जो उसका भी विकास होगा। वो उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे, हम भी उनसे कुछ ना कुछ ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का भी विकास हुआ, उसे समृद्ध बनाया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।